देश जल रहा है। लिटरली ये इमेज देखिए, हीट वेव्स की वजह से सैटेलाइट से देखा जाए तो भारत कुछ ऐसा दिखता है। यानी राइट नाउ एट दिस वेरी मोमेंट सऊदी अरेबिया, ओमान, सूडान और अफ्रीका के कई सारे देशों से ज्यादा गर्म भारत है। हीट वेव एक नेशनल इमरजेंसी है और अभी तो गर्मी बस शुरू ही हो रही है। ये साल भारत का हॉटेस्ट समर होने वाला है। आगे जाकर मई के महीने में क्या होगा हम इमेजिन भी नहीं कर सकते। लेकिन ये वीडियो सिर्फ प्रॉब्लम्स पर बात करने के लिए नहीं है। वीडियो के एंड में हम सोल्यूशन भी डिस्कस करेंगे, जिसमें आपका, मेरा और सरकार का भी एक्टिव पार्टिसिपेशन जरूरी है। हम हमारे हर व्यूअर को सोल्यूशन का हिस्सा बनाना चाहते हैं। इसीलिए अगर आपको हमारा काम अच्छा लगता है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आप में से सिर्फ 30% लोगों ने ही चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है। अगर किसी वजह से आप उस लाल सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करना भूल गए हैं तो अभी कर दीजिए, क्योंकि ये आपके लिए तो फ्री है, लेकिन इससे हमारी बहुत हेल्प होती है। चैप्टर 1, गर्मी महंगी पड़ती है। सूरज की गर्मी भारत को गरीब बनाती है। बात सुनने में अजीब लगती जरूर है, बट लिसन टू मी। आज भी भारत का 75% पॉपुलेशन यानी 4 में से 3 लोग फिजिकल लेबर रिलेटेड काम करते हैं। खेती करते हैं, बिल्डिंग्स बनाते हैं, रास्ते के बगल में स्टॉल लगाकर कुछ बेचते हैं। और ये काम होता कब है? दोपहर के समय, यानी तपती गर्मी में। ऐसे ही अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर पर 75% भारत निर्भर है, जो हमारे जीडीपी का 1/3 कंट्रीब्यूट करता है। गर्मी की वजह से प्रोडक्टिविटी 5 से 10% कम होती है, डिहाइड्रेशन होता है, जल्दी थकान महसूस होती है। तो अगर गर्मी की वजह से भारत काम ही नहीं कर पाएगा तो आगे कैसे बढ़ पाएगा? आप और हम प्रिविलेज्ड हैं। ऑफिस में हम इस गर्मी से सेफ होते हैं, तो हमारा गर्मी से सामना सिर्फ ट्रैवल करते समय ही होता है। मैकेंसी का एक रिपोर्ट कहता है कि भारत में 20 करोड़ लोग हीट वेव का शिकार हो सकते हैं। आंकड़े कहते हैं कि 2030 तक इस प्रोडक्टिविटी लॉस का जीडीपी पर इम्पैक्ट 2.5% से 4.5% तक होगा। दैट इज $126 बिलियन एवरी ईयर। हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट जीडीपी का कुछ 2% हर साल एजुकेशन पर स्पेंड करती है। यानी हीट वेव से होने वाला अगर सारा नुकसान हम बचा पाए और वो सारे पैसे एजुकेशन के लिए एलोकेट कर पाए तो हर साल हमारा एजुकेशन बजट डबल हो सकता है। यानी इकोनॉमी को होने वाला नुकसान अवॉइड करके वही पैसा अच्छे कामों के लिए यूज हो सकता है। अब क्या आपको लगता है कि ये सारी बातें हमारे लीडर्स नहीं जानते? ऑफ कोर्स जानते हैं, लेकिन एनवायरनमेंट हमारी प्रायोरिटी बने तो कोई बात बने। यानी हम जहां भारत को 2047 तक डेवलप होने के सपने देख रहे हैं, वो सपने सिर्फ सपने रह जाएंगे। क्लाइमेट चेंज एक रियलिटी है। सोनम वांगचुक सर लद्दाख पे बैठ के पिछले 2 महीनों से चिल्ला कर सबको वही बता रहे हैं, लेकिन उनकी प्रोटेस्ट को एड्रेस करने के बजाय सेक्शन 144 लगाकर उनकी आवाज को दबाया जा रहा है। ये हमारे देश की एक सैड रियलिटी है, जिसे अनदेखा करना हमारी सबसे बड़ी भूल होगी, क्योंकि क्लाइमेट काफी अनबायस्ड होता है। उसे फर्क नहीं पड़ता कि आप लेफ्ट विंग हैं या राइट विंग, फर्क नहीं पड़ता कि आप किस पॉलिटिकल पार्टी को वोट देते हैं या फिर कौन सा रिलीजन फॉलो करते हैं। क्लाइमेट सिर्फ फैक्ट देखता है, और फैक्ट यही है कि भारत दुनिया का 3rd मोस्ट वल्नरेबल देश है। यानी क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट जिन देशों पर सबसे ज्यादा होगा, उस लिस्ट में 3रा नंबर भारत का है। किसी भी रैंक से ज्यादा ये रैंक हमारे लिए जरूरी होना चाहिए। बट वेट, एसी है ना। हम सोचते हैं कि गर्मी है तो क्या हुआ, एसी चला देंगे। लेकिन एसी से गर्मी कम नहीं होती, एसी से गर्मी बढ़ती है। क्यों? क्योंकि एसी इलेक्ट्रिसिटी पर चलता है और भारत में ज्यादातर इलेक्ट्रिसिटी थर्मल पावर प्लांट से यानी कोल से आती है, जो जलाकर हम हवा में कार्बन रिलीज भी करते हैं और पोल्यूशन भी बढ़ाते हैं। इंटरनेशनल एनर्जी एसोसिएशन का डेटा देखते हैं। उनके वर्ल्ड एनर्जी रिपोर्ट 2023 में भारत के एसी यूज के बारे में कई इंटरेस्टिंग इंसाइट्स हैं। भारत में आज 100 में से 24 घरों में एसी है। अमेरिका में 100 में से 85 घरों में एसी है और चाइना के अर्बन एरियाज में ऑलमोस्ट हर घर में एसी होता है। 2050 तक एसी यूनिट्स इन यूज 9 गुना बढ़ जाएंगे। इनफैक्ट ये रिपोर्ट कहता है कि 2050 तक हमारा एसी से रिलेटेड पावर डिमांड पूरे अफ्रीका के कॉन्टिनेंट से भी ज्यादा होगा, विच इज क्रेजी। एसी चलाना शॉर्ट टर्म में तो एक सोल्यूशन है, लेकिन लॉन्ग टर्म में एक प्रॉब्लम है जो हमें महंगा पड़ सकता है। चैप्टर 2,
हीट वेव्स होती क्या है? ओके, तो हमने हीट वेव्स का हमारी इकोनॉमी पर होने वाला इम्पैक्ट समझा, लेकिन हीट वेव एक नेशनल इमरजेंसी क्यों होनी चाहिए? एक्चुअली ये हीट वेव होती क्या है? क्या आप कभी सौना में बैठे हो या फिर किसी ऐसे कमरे में जहां बाहर से हवा आती जाती नहीं है, पसीने छूटने लगते हैं? हीट वेव्स तब फॉर्म होते हैं जब एक एरिया के एटमॉस्फेयर में हाई प्रेशर सिचुएशन क्रिएट होता है। ऊपर के एटमॉस्फेयर में हाई प्रेशर होने की वजह से विंड्स ग्राउंड की तरफ ट्रैप हो जाते हैं और ग्राउंड जो हीट रिफ्लेक्ट करता है वो हीट इस एरिया में ट्रैप हो जाता है और उस एरिया से निकल नहीं पाता। इस हाई प्रेशर एरिया में विंड्स आ नहीं पाते और जो हीट है वो भी ट्रैप हो जाती है, काइंड ऑफ लाइक अ प्रेशर कुकर। हीट वेव गर्मी, सर्दी या बारिश की तरह कोई सीजन नहीं है। हीट वेव एक कंडीशन है। हीट वेव तभी डिक्लेयर होता है जब टेम्परेचर एक पर्टिकुलर लिमिट के ऊपर जाए। एज पर इंडियन मीटरोलॉजिकल डिपार्टमेंट, प्लेन एरिया में 5 डिग्रीज अबव मेन टेम्परेचर और 40 डिग्री से ज्यादा टेम्परेचर, हिली एरियाज में 5 डिग्रीज अबव मेन टेम्परेचर या फिर 35 डिग्री से ज्यादा टेम्परेचर, कोस्टल एरिया में 5 डिग्री अबव मेन टेम्परेचर या फिर 37 डिग्रीज टेम्परेचर। इकोनॉमी का लोगों की प्रोडक्टिविटी से कनेक्शन होता है, हैप्पीनेस से कनेक्शन होता है और लोगों का हैप्पीनेस का वहां के टेम्परेचर से। लेट मी गिव यू एन एग्जाम्पल। पिछले महीने हम फिनलैंड में थे जो पिछले 7 सालों से बैक टू बैक दुनिया की हैप्पीएस्ट कंट्री का खिताब जीती है। बात सिर्फ फिनलैंड की नहीं, सारे नॉर्डिक कंट्रीज जो कूल कंट्रीज हैं वो हैप्पीनेस इंडेक्स में भी टॉप पर आते हैं। क्यों? क्योंकि हमने ठंड से बचने के इनोवेटिव तरीके तो ढूंढने हैं। हम जैकेट्स पहन सकते हैं, छोटी सी फायरप्लेस बना सकते हैं, अपने घरों को इंसुलेट कर सकते हैं ताकि बाहर की ठंडी अंदर ना आए, लेकिन हमारे शहरों ने गर्मी के कोई सोल्यूशन ढूंढे ही नहीं है। जब हैप्पीनेस इंडेक्स में भारत का नाम 146 में से 126 रैंक पर आया तब हम सबको बुरा लगा। कुछ लोगों ने ये हैप्पीनेस इंडेक्स कितनी वैलिड है ऐसे सवाल उठाए, लेकिन हमें एक स्टेप आगे जाना होगा। सोचना होगा कि कैसे बदलते हुए एनवायरनमेंट का असर हमारे मूड पर, हमारी प्रोडक्टिविटी पर और हमारे इकोनॉमी पर भी हो रहा है। ये सारी बातें कनेक्टेड है, यही सच है। एक स्टडी के अनुसार मॉडर्न बिल्डिंग्स के टेम्परेचर पुराने घरों से 5 से 7 डिग्री ज्यादा होते हैं। बड़े बड़े शहरों में आपने ऐसे घर देखे होंगे जहां बहुत सारे लोग एक छत तक अफोर्ड नहीं कर सकते, तो फिर वो मेटल का रूफ लगाते हैं। मुंबई के 37% घर ऐसे ही हैं। मुंबई का मैप देखिए तो आप साफ साफ देख सकते हैं कि आरे फॉरेस्ट के अराउंड टेम्परेचर सबसे कम होता है और जहां पेड़ कम है वहां टेम्परेचर बढ़ता है। इसे अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट कहते हैं। ये चार्ट देखिए, मुंबई के हर वार्ड को एनालाइज किया गया और उससे साफ साफ दिखता है कि जिस वार्ड में वेजिटेशन कम है वहां पर टेम्परेचर हाई हैं। चैप्टर 3 सॉल्यूशंस। अगर भारत में बढ़ते टेम्परेचर को मात देनी है तो हमें ब्लाइंडली वेस्टर्न आइडियाज को कॉपी करना बंद करना होगा। हम वेस्ट से जो नहीं सीखना चाहिए वही परफेक्टली सीखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, न्यूयॉर्क की ये स्काईलाइन देखिए। यहाँ आपको दिखती हैं कई सारी कांच की बिल्डिंग्स। ऊंची ऊंची कांच की इमारतों को देखकर लगता है कॉर्पोरेट सक्सेस चाहिए तो कांच की बिल्डिंग में ऑफिस होना जरूरी है, और उसी आइडिया को ब्लाइंडली कॉपी करके भारत में भी ऐसी कांच की बिल्डिंग्स बनने लगी। ये कितना स्टूपिड है पता है? न्यूयॉर्क में समर्स में एवरेज टेम्परेचर होता है 27 डिग्री सेल्सियस और मुंबई में 35 डिग्री। यानी मुंबई गर्म भी है, ज्यादा ह्यूमिड भी है और ट्रॉपिकल भी है, और न्यूयॉर्क में सर्दियों में बर्फ भी गिरती है। लेकिन मुंबई में कांच की बिल्डिंग्स होने से क्या फर्क पड़ता है? एक ही समय दो सूरज बनते हैं। ये देखिए, दोपहर के 4 बजे सूरज तो यहाँ है लेकिन यहाँ भी है। इस ग्लास की बिल्डिंग से सनलाइट रिफ्लेक्ट होकर डबल सन इफेक्ट मिल रहा है, यानी डबल लाइट और डबल हीट भी। अब मुंबई जैसे शहरों में जहाँ सिर्फ 2 ही सीजन्स होते हैं, गर्मी और बहुत ज्यादा गर्मी, सोचिए क्या ये बेवकूफी नहीं है? उस कांच की बिल्डिंग में काम करने वाले लोग ट्रैवल करते समय भी इस फिनोमेनन को एक्सपीरियंस करते हैं और उन्हें पता भी नहीं चलता, क्योंकि हमने वेस्ट को कॉपी करना एक फैशन बना दिया है। और हम किसे कॉपी कर रहे हैं? उस सोसाइटी को जो फास्ट फूड के नाम पर हमें महीनों पहले बना हुआ बासी खाना खाने के लिए कहते हैं। उस सोसाइटी को जो केले को भी प्लास्टिक में रैप करते हैं ताकि अंदर का फल गंदा ना हो। कितना अच्छा होता ना कि अगर केले को भी एक नेचुरली कवर होता जिससे वो अंदर भी डैमेज ना हो और फ्रेश रहे। वो जो नेचर की इतनी इज्जत करते हैं कि पेड़ों को काट कर उनसे पेपर बनाकर अपनी टट्टी साफ करते हैं, जहाँ पानी सफिशिएंट है, इजीली अवेलेबल है। We have a lot to learn from the West and much more to unlearn. अगर कॉपी करना ही है तो हम सिंगापुर को क्यों कॉपी नहीं कर सकते, जिनका क्लाइमेट हमसे मेल खाता है, जिनके पास
पास भी स्पेस का एक प्रॉब्लम है, लेकिन फिर भी बिल्डिंग्स कुछ ऐसे दिखते हैं। वर्टिकल गार्डन्स होते हैं जिनसे कम से कम स्पेस का मैक्सिमम इस्तेमाल होता है। ऐसे माइंडसेट चेंज की हमें जरूरत है। हमारे गुरुकुल सिस्टम में बच्चे बच्चे को सिखाया जाता था कि अपनी लाइफ में एक पीपल का पेड़, एक इमली का पेड़, 3 आंवला के पेड़ और 5 आम लगाएं। एक आम का पेड़ अपने पूरे लाइफ टाइम में 271 टन ऑक्सीजन प्रोड्यूस करता है और 81 टन कार्बन अब्सॉर्ब भी करता है। ये उतना ही कार्बन है जो 5 एसी 1000 घंटों के लिए चालू रखने पर इमिट होता है। समर्स में आम खाते तो सब है, लेकिन आम लगाते कितने? नेचर से जो हम लेते हैं उसे वापस ही नहीं देते। इसीलिए हमने पिछले 3 सालों से शुभजीत सर के साथ आपसे, हमारे ऑडियंस से आम की गुठलियां कलेक्ट की और उनसे पेड़ लगाए। आम का पेड़ लगाने में पहली साल हमने सिर्फ 11,000 पेड़ लगाए, फिर मेहनत किया, आप लोगों का सपोर्ट आया, 24,000 पेड़ पहुंच गए और पिछले साल आपके हेल्प से 65,000 पेड़ हम लोग लगा चुके हैं। ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंच जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भूंजिता मा गृधः कस्य स्विद् धनम। ईशा उपनिषद हमें सिखाता है कि ये यूनिवर्स जो लिविंग और नॉन लिविंग दोनों चीजों से बना है वो ईश्वर ने बनाया। हम सिर्फ इन सारी बातों को, रिसोर्सेस को, पानी को, फलों को, फूलों को उधार लेते हैं, बोरो करते हैं। हम उनके मालिक नहीं हैं। यानी हमें ये सब लौटाना है, कर्जा चुकाना है। ये सारी बातें जो स्कूल में ही हर बच्चे को सिखानी चाहिए, वो बातें हम सिखाना भूल रहे हैं। हमें सिखाया जाता था कि एक फूल तोड़ने से पहले हमें हाथ जोड़कर पेड़ को थैंक यू कहना चाहिए। तो ये संस्कार हम आज क्यों भूल रहे हैं? चलिए एक कदम उठाते हैं, इस साल आम से खास बनते हैं। अगर आपके पास भी आम की गुठलियां हैं तो वो आप हमें इस एड्रेस पर भेज सकते हैं। आम को खाने के बाद उन गुठलियों को ऐसे प्रॉपरली धोइए, फिर उन्हें कुछ दिनों के लिए धूप में सुखाइए ताकि वो प्रॉपरली ड्राई हो जाएं और एक बॉक्स में जमा होने जितनी गुठलियां हो जाने पर हमें पोस्ट कर दीजिए। इससे इन टोटल 3 फायदे होंगे। आपका कचरा कम होगा, आम के और ज्यादा पेड़ लगेंगे और ये सारे पेड़ हम किसानों को डोनेट करेंगे ताकि उनके लिए फ्यूचर में एक इनकम सोर्स बन जाए। और हाँ, अगर आपको लगता है कि हमें गुठलियां भेजने से अच्छा है कि आप अपने ही एरिया में ऐसा कुछ प्रोजेक्ट करें, देन श्योर गो अहेड। पॉइंट ये है कि हम पेड़ लगाएं। चलिए सोल्यूशन का हिस्सा बनते हैं। डिटेल्स जानने के लिए डिस्क्रिप्शन पढ़ना ना भूलिए या फिर हमारा YouTube अकाउंट देखिए, वहां पर हमने एक पूरी डिटेल्ड कम्युनिटी पोस्ट बनाई हुई है। मुझे विश्वास है कि इस साल भी हम 1 लाख आम के पेड़ लगा सकते हैं, लेकिन ये तभी पॉसिबल होगा जब ये वीडियो फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम और यूट्यूब के माध्यम से एटलीस्ट 1 करोड़ लोगों तक पहुंचेगा। क्योंकि मुझे इस बात पर विश्वास है कि आप में से 1% लोग तो होंगे जिन्हें इन सारी बातों से फर्क पड़ता है। तो प्लीज इस वीडियो को आपके व्हाट्सएप ग्रुप्स में शेयर कीजिए। सोल्यूशन का हिस्सा बनिए, नेचुरल एसी लगाइए और आम से खास बनिए। क्योंकि एक के करने से क्या फर्क पड़ता है, लेकिन एक के करने से बहुत फर्क पड़ता है। और इन दोनों लाइंस में सिर्फ एक का फर्क है, एंड दैट्स द रीजन व्हाई फर्क पड़ता है। हे दोस्तों, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वो लाइक बटन प्रेस कीजिए। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। अगर आप आपका कचरा कम करना चाहते हैं तो आप आपके घर में ही कंपोस्टिंग शुरू कर सकते हैं। कैसे? इस वीडियो में जानिए। द फ्यूचर इज इलेक्ट्रिक। अगर आप भारत के इलेक्ट्रिक फ्यूचर के बारे में और जानना चाहते हैं तो ये वीडियो देखिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, क्योंकि आपके सपोर्ट से हमें फर्क पड़ता है।